हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन मेडिसिन। ओके, तो ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको हम देखेंगे। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल क्या है फार्मास्यूटिकल साइंस में, मेडिसिन में, ड्रग डेवलपमेंट में क्या रोल है, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उसके मेथड्स क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो रिकॉम्बिनेंट का मीन्स होता है कि दोबारा से, री का मीन्स फर्दर मोर, दोबारा से बनाना। कॉम्बिनेंट किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट को, किसी भी सेल को, ओके, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन करना, उसका एम्प्लीफिकेशन करना किसी भी डीएनए फ्रेगमेंट का या किसी भी सेल ऑर्गेनिज्म का। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब बेसिकली यहाँ पे टर्म ही ये है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मीन्स, तो रिकॉम्बिनेंट हम किसका बनाएंगे, डीएनए का। एक सिंगल कॉपी को डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ में चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ होस्ट सेल्स। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो फर्स्ट टर्म आता है वो आता है डीएनए क्लोनिंग। क्लोनिंग का मीन्स बेसिकली ये होता है कि जोड़ना किसी भी फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को किसी एनोदर डीएनए सबस्ट्रेट से, किसी वेक्टर्स में क्या करना, ऐड करना। उसके लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और मेथड्स की ज़रूरत होती है, हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब हमारे पास वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। सेल बेस्ड दो तरीके से होती है डीएनए क्लोनिंग, सेल बेस्ड एंड सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। सेल बेस्ड का मीन्स वो मेथड जो सेल के थ्रू हो रहा है, मीन्स इन वीवो कंडीशन में हो रहा है, ठीक है। एक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में करा रहे हैं तो वो होता है सेल बेस्ड, ठीक है। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है सेल बेस्ड, क्योंकि आज के टाइम में और लेबोरेटरी में हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, वो सेल बेस्ड ही कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल यूज़ करते हैं और वो थोड़ा सा अनकॉस्टली होता है, यानी कि चीप वे में हम क्या करते हैं, हायर प्रोडक्शन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं डीएनए का। ओके, तो सेल बेस्ड में आता है आपका, कुछ टर्म्स आते हैं कि किस तरीके से सेल बेस्ड में काम किया जाता है। सेल बेस्ड में हम एक बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म की सेल ले लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, अपने बैक्टर को ट्रांसड्यूस करा देते हैं, इंट्रोड्यूस करा देते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ बना लेते हैं किसी भी सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट की, और उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। तो किस तरीके से होता है ये देखिए। सेल बेस्ड में कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल, सबसे पहले क्या करेंगे हम, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को किस तरीके से बनाएंगे, तो स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए हम लेंगे, ठीक है, जिसकी हमें कंप्लीट नॉलेज होगी कि वो किस प्रोटीन को कोड कर रहा है या फिर किस एंजाइम्स को बनाएगा, फर्दर मोर क्या हार्मोन्स बन सकते हैं उससे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ आरडीएनए मॉलिक्यूल्स, एक आरडीएनए मॉलिक्यूल्स को कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, उसको बना लेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स, ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे उस रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का, जो हमने फर्दर मोर रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाया था एक, उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी बैक्टीरिया की सेल में। और बैक्टीरिया की सेल में जब वो डीएनए फ्रेगमेंट विद द हेल्प ऑफ द बैक्टर ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, वहाँ पे उसको एक इरा मिल जाएगा, उसको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस मिल जाएंगी वहाँ पे, जिसके थ्रू क्या करेगा, वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन का मीन्स होता है जो पर्टिकुलर वेक्टर्स हम कोई ट्रांसड्यूस कराएंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे किसी बैक्टीरियल सेल में, तो वो बैक्टर क्या करेगा, अपने आप को एम्प्लीफाई करेगा। एम्प्लीफाई का मीन्स एक कॉपी की मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा। ओके, ये सारी प्रोसेस जो होती है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम, जिसको हम डीएनए पॉलीमरेजेस भी बोलते हैं, या फिर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज या फिर रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। अभी लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के बारे में। दूसरा मेथड आता है सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग, यानी कि वो टेक्नोलॉजी जिसमें सेल का यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। तो एक उसमें टर्म आता है पीसीआर, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।
वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम किसी सेल का यूज़ नहीं करेंगे जिसमें, और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक सिंगल डीएनए फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ यानी कि बिलियंस ऑफ कॉपीज़ बना लेते हैं कुछ ही मिनट्स में, कुछ ही घंटों में। ओके, तो वो सेल फ्री होता है, नो एनी काइंड ऑफ सेल यूज़। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई सेल का भी यूज़ नहीं होगा। अब मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में अपने बताया था कि एक वेक्टर्स होता है, अभी लास्ट लेक्चर जो था स्टडी ओवर वेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज, उसमें मैंने वेक्टर्स के बारे में बताया था कि PBR322 होता है, PUC18 होता है। तो यहाँ कोई वेक्टर ले लिया है और उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराया तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और उस कट पार्ट में हम क्या कर देंगे, टारगेटेड डीएनए को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे, क्लोन कर देंगे। उसको बोलते हैं डीएनए क्लोनिंग। और जब क्लोन कर देंगे तो जो फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल का मतलब एक स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट से एक पर्टिकुलर पूरा मॉलिक्यूल बनाने को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल, मीन्स दोबारा से बनाया हुआ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन तो हो गया rDNA मॉलिक्यूल का, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल का कंस्ट्रक्शन हो चुका है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, उसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी होस्ट सेल में। यहाँ पे मैंने बैक्टीरियल सेल बना दिए, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है। और उसका एम्प्लीफिकेशन करने के बाद एक कॉपी की 2 कॉपी बनना शुरू हो जाएंगी, और उन 2 कॉपी की 4 कॉपी इसी तरीके से एम्प्लीफाई करती रहती हैं वो सेल्स अपने आप को। तो ये तो बेसिक नॉलेज थी अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के किस तरीके से एक सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को मल्टीपल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए की कॉपीज में चेंज किया जाता है। ओके, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिकली होता क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ जीन्स, जीनोम, और हायर प्रोडक्शन करते हैं इसके थ्रू। हम कोई नया इंडिविजुअल्स बना देंगे नॉलेज के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है, कुछ नए प्रोडक्शन के लिए, जैसे कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्शन हो प्रोटीन्स का, कुछ नए प्रोटीन्स बने, कुछ नए एंजाइम्स बने, उसके लिए यूज़ करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग मेडिसिन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक क्लासीफाइड टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। और होती क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स आर बिकम द मॉडिफाइड विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में बेसिकली यही होगा कि हम जीन्स की स्टडी करेंगे और उस जीन्स में कुछ ना कुछ हम चेंज कर देंगे। जीन्स मीन्स उस डीएनए के अंदर, उस न्यूक्लियोटाइड के अंदर, डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ना कुछ या तो डिलीट कर देंगे या फिर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली एप्लीकेशन क्या होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब ये तो एक बेसिक था बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही, अब उसकी एप्लीकेशन हमें देखनी है क्या होती है। तो एप्लीकेशन किस किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत बड़ा रोल होता है किसका, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। कैसे, जीन मैपिंग, जीन मैपिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं, जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, उसमें जो जीन्स कोड, जो डिसऑर्डर्ड जीन्स कोड होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, पर्टिकुलरली या तो निकाल देंगे या फिर उसको हम क्या करेंगे, रिपेयर कर देंगे। तो दिस इज़ नोन एज दी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीन मैपिंग। जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे मैंने यहाँ पे एक डिजीज़ भी दी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर्ड यानी कि कुछ ना कुछ वो जीन डिसऑर्डर्ड क्रिएट कर रहा है जेनेटिकली, या तो उसके कोई कोड बेस पेयर्स में दिक्कत है तो उसको हम क्या कर देंगे, डिलीट करा देंगे और वहाँ पे नया फेवरेबल जीन्स इंसर्ट करा देंगे। ये सब अंडर आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, और ये सब मेडिसिन में ही हो रहा है। जीन थेरेपी करते हैं, वो भी एक जो है टॉपिक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम किसी भी इंडिविजुअल्स के सैंपल्स को लेकर और उसके बारे में हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं, उसकी डीएनए स्ट्रक्चर पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसके जीन्स कोड पता लगा सकते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ हम देख सकते हैं कि अगर कोई डीएनए सैंपल है किसी इंडिविजुअल का तो उसके बारे में हम कंप्लीट नॉलेज गेन कर सकते हैं। ओके, वैक्सीन्स का क्या रोल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, डिफरेंट काइंड ऑफ वैक्सीन्स का हम प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, फार्मा प्रोडक्ट्स, यहाँ पे बहुत सारे फार्मा प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग हम प्रोडक्शन करते हैं उसका। जैसे यहाँ पे है मास प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। एज यू नो कि इंसुलिन कितनी इफ़ेक्टिव और कितनी यूज़फुल एक ड्रग है
ठीक है, जैसे डायबिटीज़ में यूज़ होती है ये इंसुलिन, तो हम इंसुलिन का प्रोडक्शन भी हायर करते हैं, प्रोडक्शन हायर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि हम इंसुलिन की जो सेल्स होती हैं, जहाँ से सीक्रेट होती हैं इंसुलिन, उस सेल की जीन्स की हम स्टडी करेंगे और उस जीन्स में कुछ ना कुछ उस जीन्स के अंदर हम चेंज करेंगे जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाए, हायर हो जाए और इंडस्ट्री लेवल पे हम उसको यूज कर सकें एज अ ड्रग। ओके, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स को भी हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। और फॉलिस्टिम, यानी कि जो फॉलिस्टिम जो होते हैं वो इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाले बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। ह्यूमन एल्ब्यूमिन का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो कैंसर थेरेपी में यूज़ होती हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। ये सब मेडिसिन में रोल है। एंटी वेनम्स, जितने भी वेनम्स होते हैं उसके एंटीटोड बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ब्लड प्रोडक्ट एंड क्लोटिंग फैक्टर्स, एज यू नो के ब्लड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है क्लोटिंग की, तो उसको जो है एंटी क्लोटिंग एजेंट्स भी बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, एंड ब्लड प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन, लीवर डिजीज़ कॉज करती है। जो वायरस होता है हेपेटाइटिस बी, वो लीवर डिजीज़ कॉज करता है, तो उस वैक्सीन्स का भी प्रोडक्शन हायर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इस सबके कुछ ना कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, किस मैकेनिज्म होती हैं, किस तरीके से हम प्रोडक्शन को हायर करते हैं, किस तरीके से प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो वो कुछ यहाँ पे नहीं है क्योंकि सिलेबस के रिगार्डिंगली चल रहे हैं हम। अब यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के? तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं। अब कैसे? बिकॉज ऑफ जब हमें जीन्स की कंप्लीट नॉलेज होगी, जीन्स की स्ट्रक्चर पता होगी हमें कि हाँ जीन्स का केमिकल कॉम्पोजिशन पता होगा, तभी हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, थेरेपेटिक क्लीनिंग में हम जो है कुछ ड्रग्स के बारे में और जो थेरेपेटिक एजेंट्स की तरह जो ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स को क्लोन करा के कुछ नए इंडिविजुअल्स बना के जो आज के टाइम में कुछ नई डिजीज़ एग्जिस्टेंस में है उनको हम क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इन रिसर्च, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर में भी बहुत बड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल है। अब यहाँ पे मैंने दो डिजीज़ लिखी हैं, एक सिस्टिक फिब्रोसिस जो क्या करती है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर क्रिएट करती है, किस में, लंग्स में एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, तो इसके लिए भी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो क्रिएट होता है इसकी स्टडी करके भी हम जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग सही कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स लिवर डिजीज़ कॉज करती है, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स को हम क्या कर सकते हैं, हायर प्रोडक्शन कर सकते हैं और एज अ ड्रग्स एक हायर लेवल पे हम उसको प्रोडक्शन करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिससे डिफिशियंसी नहीं हो उसकी मार्केट में और डिजीज़ की जो परसिस्टेंसी है वो ख़त्म हो जाए। ओके, तो ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग था, बार बार हम इसको पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा। तो आज सिर्फ एप्लीकेशन जानी थी हमने, तो ये सारी एप्लीकेशंस थी इसकी। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या था इसके बारे में हमने, ये एक छोटा सा इंट्रो था, एक छोटी सी नॉलेज थी उसके बारे में, वो ये है। तो क्लोनिंग वेक्टर के थ्रू मैंने दिखा दिया है, यहाँ पे सिंपल है तो इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ओके, तो अगर लेक्चर समझ आया हो तो लाइक कर दें प्लीज़, और थैंक यू सो मच, थैंक यू।